नमस्कार, मैं हूं सिकता देओर। स्वागत है आपका हमारा भारत में। अगर बड़े शहर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे भारत की नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज हमारा भारत में जानेंगे 60 फीट गहरी खाई में फंसे एक शख्स को 19 दिन बाद भी क्यों नहीं निकाला जा सका है। साथ ही स्कूल बस में भरकर रोज एक शराब फैक्ट्री क्यों ले जाया जाता था बच्चों को। लेकिन इन खबरों से पहले मौसम। देश के ज्यादातर इलाके इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तो कई इलाकों में बारिश और बाढ़ भी देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में तेज गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान में अगले 3 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी की वजह से पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगी है। जंगल लगातार धधक रहे हैं। इस सीजन में जंगलों में लगी आग से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में अब तक इस सीजन में आग की कुल 1242 घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड के साथ हिमाचल के जंगल भी जल रहे हैं। सोलन में जंगलों में आग लगी हुई है और 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक आग पर काबू नहीं कर पाया है। दूसरी ओर सिक्किम भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त है। भूस्खलन के कारण कई जगह सड़कें टूट गई हैं। इस वजह से राज्य के उत्तरी इलाकों में करीब 1200 सैलानी फंसे भी हुए हैं। उधर गुवाहाटी में भी जबरदस्त बारिश हुई है और कई इलाकों में पानी भर गया है। और अब हमारी बड़ी खबर। एक स्कूल बस में भरकर रोज बच्चों को एक शराब फैक्ट्री ले जाया जाता था। ये बात तब सामने आई जब बाल श्रम की शिकायत मिलने पर उस शराब की फैक्ट्री से 60 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया है। ये मामला मध्य प्रदेश के रायसेन का है। ये भी पाया गया कि काम में लगे बच्चों के हाथ केमिकल्स की वजह से छालों से भरे थे और चमड़ी गली हुई थी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये हाथ उन बच्चों के हैं जो देश का भविष्य तो है, लेकिन इन मासूमों की उंगलियां गल चुकी हैं, चमड़ी मानो उधड़ गई। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में शराब की बोतलें और केमिकल पकड़ा दिए गए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मासूम बच्चों से शराब फैक्ट्री में काम करवाने का मामला सामने आया है। शनिवार दोपहर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने यहाँ छापा मारा तो कई बच्चे काम करते हुए मिले। टीम ने जिन 59 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया, उनमें लड़कियां भी शामिल हैं। शिकायत थी कि फैक्ट्री में बच्चों से 12 से 14 घंटे काम करवाया जा रहा है। बच्चों को स्कूल बस में भरकर लेकर आया जाता था, जिससे किसी को शक ना हो। देखिए, ये बेहद गरीब लोग हैं। ये अपनी रोजी रोटी के लिए उसी आदमी पे डिपेंडेंट हैं जो इनका शोषण कर रहा है, जो हजारों करोड़ का मालिक है। इसलिए प्रक्रिया ये होती है कि तत्काल एसडीएम बयान ले लें, तत्काल सीडब्ल्यूसी बयान ले लें, काउंसलिंग करें, कुछ दिन चिल्ड्रन होम में रखें, जब मुआवजा मिल जाए तब इनको रिहेबिलिटेट कर दें। कई मामलों में रिहेबिलिटेट करने के लिए रिलोकेट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये माफियाज हैं। ये बच्चे विटनेस होते हैं। फैक्ट्री के निलंबित प्रभारी आबकारी अधिकारी अपने प्रतिवेदन में शर्मनाक हवाला देते हुए लिखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता को खाना और दवाइयाँ पहुँचाने आते थे। आबकारी विभाग की नाक के नीचे बाल श्रम के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। शराब फैक्ट्री आबकारी विभाग की देखरेख में संचालित हो रही थी। आबकारी अधिकारी का कार्यालय भी इसी परिसर में मौजूद है। फैक्ट्री में बच्चों से काम करवाए जाने पर इतने समय में विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का रवैया भी ऐसा रहा कि कार्रवाई दोपहर में हुई। एफआईआर घंटों बाद देर रात में दर्ज हुई, वो भी मामूली सी धाराओं पर। हमारा जो सीडब्ल्यूसी है और लेबर ऑफिसर है, ये पूरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं कथन वगैरह लेकर, तो सभी कार्रवाई उस पर चल रही है और एफआईआर की कार्रवाई थाने पर इसमें की जाती है। बाल आयोग के देर रात हंगामे करने के बाद पुलिस प्रशासन जागा। मध्य प्रदेश में शराब माफिया तो छोड़िए, शराब फैक्ट्री संचालकों के हौसले बुलंद हैं। कानून का उल्लंघन करने से ये डरते नहीं हैं, क्योंकि आबकारी अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। गरीब परिवार और बच्चों के माता पिता कहते हैं कि गरीबी में उनकी मजबूरी है बच्चों को काम पर भेजना। घर चलाने के लिए बच्चों को ऐसे कामों में धकेलना पड़ा है, नहीं तो उनका घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। तो ये मजदूरी करेंगे जब तो हम पेट भरेंगे, जब तो उनकी शादी करेंगे। हमारे पास कोई जाग जमीन नहीं है जो हम बेच के उनकी शादी सपन कर देंगे। नहीं तो तुम कंपनी वाला जो तुम इतने बन रहा है ना, तो हमें 3-3 लाख की धमकी बता रहा ना, तो घर पे लाकर बेटा के कबाएंगे, 3 लाख रुपए घर आके दिया ना। मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लिया। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी।
कन्हैया लाल अतुलकर प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी सेहतगंज पर निलंबन की गाज गिरी। 3 आबकारी उप निरीक्षक निलंबित किए गए। उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शिफाली वर्मा और मुकेश कुमार निलंबित हो गए हैं। श्रम निरीक्षक को भी निलंबित किया गया। धारा 75 और 79 और बंधुआ मजदूरी अधिनियम 374 की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिस तरह से बाल श्रमिकों की बात सामने आई है, सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि श्रमिक विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई, आबकारी विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई कि किस तरह से उनकी नाक के नीचे बाल श्रमिक काम कर रहे थे। इस उम्र में उन्हें स्कूल में जाना था और वो स्कूल की बसों में फैक्ट्री के अंदर जा रहे थे। तो मैं निवेदन करता हूं कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जो सब जानते हुए भी नाबालिग बच्चे बच्चियों से काम करा रहे थे। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में आबकारी नियमों की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप इससे समझेंगे कि ये शराब की दुकान है और यहाँ पर 100 मीटर की परिधि में कम से कम 5 से भी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं। यहाँ पर आसानी से धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है और पीछे ही बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है। ये किस तरह से जो अधिनियम है उनका पालन हो रहा है, लेकिन ऐसी कार्रवाई की अब जरूरत है कि ऐसे जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं जो कि पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई जरूर हो जो कि जरूर एक नजीर बने। रायसेन से सहयोगी देवेंद्र दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 जिसे 2016 में संशोधित भी किया गया था, उसके अनुसार बालक की परिभाषा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में की गई है। साथ ही बालकों के किसी भी प्रकार के रोजगार पर यह अधिनियम प्रतिबंध लगाता है। ऐसे में शराब फैक्ट्री में काम करवाना का यह मामला सारी हदें पार करता है। 60 फुट गहरी खाई और 19 दिन से उसके अंदर फंसा एक शख्स। यह हादसा महाराष्ट्र के पालघर जिले का है। एक जल आपूर्ति परियोजना स्थल पर मिट्टी और एक दीवार का ढांचा बह जाने से वहां काम कर रहा ऑपरेटर खाई में धंस गया। इस क्रेन ऑपरेटर को निकालने के लिए अब संघर्ष जारी है। हमारी विशेष रिपोर्ट। सुशीला यादव और उनके परिवार वालों की आंखों का पानी रोते रोते अब सूख गया है। दुख हद से गुजर गया है, लिहाजा परिवार इस बात के लिए भी तैयार है कि जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में राकेश यादव उन्हें मिल जाएं। 19 दिन हो गए हैं जब मजदूरी करने वाला 40 साल का राकेश यादव का पता नहीं चल पा रहा है। तपती गर्मी हो या तेज होती बारिश, सड़क किनारे बैठकर पति राकेश के बारे में किसी खबर का इंतजार कर रही सुशीला और उनका परिवार अब नाउम्मीद के अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा है। मेरा सर यही मान है कि चाहे साल भर बीत जाएगा, चाहे 6 महीना, चाहे 2 साल, मेरी हड्डी मिलेगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। भले कूड़ा कबाड़ा बेचूंगी, पेट जिलाऊंगी, लेकिन पे मैं हड्डी लिए नहीं जाऊंगी। 19 दिन के बाद भी अभी कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला है। हम लोगों को फर्स्ट मांग था कि बॉडी हम लोगों को दे दें, जैसा भी हो, जिंदा या मुर्दा आदमी को हम लोगों को सब्र हो जाएगा। अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ, बहुत लेट हो रहा है। 60 फुट गहरी मिट्टी की खाई और उसमें फंसा राकेश यादव और खुदाई की मशीन, जिसे बचाने के लिए अब सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की भी मदद ली जा रही है। 29 मई की रात को मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर ससुन नवघर गांव में सूर्या जल आपूर्ति परियोजना स्तर पर बड़ा हादसा हुआ और सुरंग शाफ्ट पर काम के दौरान मिट्टी और दीवार ढह गई, जिसमें राकेश यादव फंस गया था। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे ज़्यादा पेचीदा हो गया है क्योंकि ये जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर इलाका है, मिट्टी का इलाका है और इसी की वजह से खुदाई करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, रेस्क्यू करने में थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो मिट्टी है वो नीचे सरकती जा रही है। एनडीआरएफ और बाकी बचाव दल लगातार मिट्टी के मलबे में राकेश यादव को तलाश रहे हैं, लेकिन उनके हाथ अभी भी खाली हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमएमआरडीए की साइट पर हुई घटना की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी। जो हादसा हुआ है वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। उनके परिवार के साथ हमारा सरकार है, शासन है और L&T जो कंपनी यहाँ काम कर रही थी उनके
तरफ से 50 लाख रुपए उनको मुआवजा जो है वो देने का निर्णय हमने लिया है और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी निर्णय लिया है। वीर माता जीजाबाई तकनीकी संस्था यानी VGTI रिपोर्ट के आधार पर ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। यादव को ढूंढना प्राथमिकता और L&T से परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश CM शिंदे ने दिया है। यादव परिवार के एक आश्रित को L&T में नौकरी भी दी जाएगी। जे आमच्या एजन्सीज आहे इस मामले की जांच हमने VGPI को सौंप दी है। इस जांच में सब कुछ पता चल जाएगा जिस कारण की वजह से ये सारी चीज हुई है और अगर इसमें कोई भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार या कंपनी के मुआवजे अपनी जगह है। राकेश यादव का वजूद परिवार के लिए सबसे बड़ा है। पत्नी और परिवार की हिम्मत अब टूट रही है, लेकिन एक छोटी सी आस जिंदा है कि जीवित या मृत रूप में कम से कम एक बार राकेश यादव उनके सामने आ जाए, जिसका इंतजार कितना लंबा होगा ये कोई नहीं जानता। मुंबई से सुनील खंकरियाल के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया। हमारा भारत में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद असम सरकार ने छात्रों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए चलाई है कौन सी एक खास स्कीम। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अब खबर कोटा से, जहां एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र की आत्महत्या की एक बार फिर खबर आई है। जिस छात्र ने खुदकुशी की वो जी की पढ़ाई कर रहा था और वो बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। ये 2 साल से कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। छात्र ने किस वजह से आत्महत्या की है ये अभी साफ नहीं। इस साल अब तक कोटा में 10 छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। कोटा में आत्महत्या और नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद की खबर के बीच असम से एक खबर ऐसी है जो राज्य के छात्रों को राहत दे सकती है। राज्य सरकार ने छात्रों को कोचिंग की सहूलियत देने के लिए एक स्कीम तैयार की है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक तरफ पूरे देश में नीट परीक्षा परिणाम को लेकर बवाल मचा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस बीच असम सरकार ने नीट और IIT परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक शानदार फैसला लिया है। प्रतिभाशाली और वैसे छात्र जो कोचिंग का खर्च उठा नहीं सकते, असम सरकार उनका खर्च उठाएगी। इसके लिए अलग से एक परीक्षा होगी। जो छात्र इसमें अच्छे अंक लाएंगे उन्हें इसका फायदा मिलेगा। छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने निजी कोचिंग समूह को इसमें शामिल किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इसे असम सरकार के यूथ कमीशन के माध्यम से लागू किया गया है। स्टेट यूथ कमीशन ने मध्यम वर्गीय और गरीब छात्रों के लिए बहुत कम दरों में कोचिंग केंद्र स्थापित किए हैं और ये देश के सबसे सर्वोच्च कोचिंग केंद्र कहलाएंगे। असम यूथ कमीशन के सदस्य भास्कर गोगोई ने कहा कि दूसरे जिलों में भी सेंटर खोलने जा रहे हैं ताकि गरीब छात्रों को योजना का पूरा लाभ मिले। तेजपुर, जोरहाट और सिलचर में भी कोचिंग केंद्र खोले जाएंगे, जिससे छात्रों को बहुत सस्ते दरों पर बेहतरीन कोचिंग मिलेंगी। सरकार की इस योजना को लेकर छात्रों का कहना है कि वो इससे काफी खुश हैं। तैयारी के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब असम में ही ये सुविधा सरकार ने उपलब्ध करा दी है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कोचिंग केंद्र खोले। इससे पहले छात्रों को कोटा जाना पड़ता था, लेकिन अब वही सुविधा यहाँ भी मिलेगी। सरकार की इस योजना से गरीब छात्रों को तो लाभ होगा ही, साथ ही उन्हें भी परेशानी से मुक्ति मिलेगी जो अच्छी कोचिंग लेने के लिए दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर होते हैं। डिब्रूगढ़ से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन कर दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या एक समाज के रूप में हमारे भीतर गुस्सा बढ़ा है? तो बस स्कैन करिए ये QR कोड और भेजिए अपना जवाब।
तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। हमारा भारत की सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।